वेलकम बच्चों, मैं इंद्रजीत कौर ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट हिंदी व्याकरण करवाऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा, सबसे पहले क्वेश्चन है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है भाष धातु से। भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है भाष धातु। और भाष धातु कहाँ से ली गई है? भाष धातु है संस्कृत से। भाष धातु है संस्कृत से। तो ठीक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है और भाष धातु ली गई है संस्कृत से। और भाष का अर्थ क्या है? वाणी। वाणी या बोलना, मतलब हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, भाष वाणी, बोलकर विचारों का आदान प्रदान करना। क्या भाषा को ध्वनि व्यवस्था कहा जा सकता है? हमारा प्रश्न है कि क्या भाषा को ध्वनि व्यवस्था कहा जा सकता है? हाँ, भाषा को ध्वनि व्यवस्था कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? कि जो हमारे मुख से निकलती हैं वो ध्वनियाँ हैं। तो लिखने के लिए इन्हीं ही ध्वनियों को संकेत दिए गए हैं या चिन्ह दिए गए हैं, इसलिए भाषा को ध्वनि व्यवस्था कहा जा सकता है। तो भाषा क्या है? भाषा वह ध्वनि व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? विचारों का आदान प्रदान। जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात बोलकर और लिखकर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और पढ़कर और सुनकर हम दूसरे के विचारों को समझते हैं। ठीक है, भाषा के मुख्यतः, अगर वर्ड लिखा आता है मुख्यतः, तो भाषा के मुख्यतः दो रूप माने जाते हैं। कौन कौन से दो रूप? मौखिक और लिखित। परंतु मनुष्य ने बोलना बाद में सीखा। पहले वो किस में बात करता था? पहले वो बात करता था संकेतों के माध्यम से। पहले वो बात करता था संकेत के माध्यम से। ठीक है, तो जब वो संकेत के माध्यम से बात करता था तो उसे क्या नाम दिया गया? सांकेतिक भाषा। तो मनुष्य बोलने से पहले सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। अब यहाँ हमारे 3 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, पहले तो भाषा के अगर मुख्यतः लिखा आता है तो हम 2 रूप बोलेंगे, मौखिक और लिखित। फिर क्या है? मौखिक इंसान बोलने से पहले कैसे बातचीत करता था? संकेतों के माध्यम से, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। अब आपका प्रश्न आता है कि भाषा का प्राचीनतम रूप बताइए। भाषा का प्राचीनतम रूप बताइए। तो हम भाषा का प्राचीनतम रूप किसे देंगे? सांकेतिक भाषा को। अगर पेपर में सांकेतिक का ऑप्शन नहीं है प्राचीनतम रूप के लिए, तब हम आंसर देंगे मौखिक भाषा को। अगला क्वेश्चन आता है कि भाषा का मूल रूप किसे माना जाता है? भाषा का मूल रूप क्या है? तो भाषा का मूल रूप है मौखिक भाषा। भाषा का मूल रूप है मौखिक भाषा। तो प्राचीनतम रूप पूछा जाए तो सांकेतिक भाषा, और अगर मौखिक रूप पूछा जाए, मूल रूप पूछा जाए, तो मौखिक भाषा को हम कहते हैं भाषा का मूल रूप। अब क्वेश्चन आ गया कि भाषा का लिखित रूप कैसे बना। ठीक है, भाषा को, मौखिक भाषा को लिखित रूप कैसे दिया गया? तो मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए, मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए क्या किया गया? भाषा को लिखित रूप देने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित किए गए। क्या निश्चित किए गए? कुछ
ध्वनि चिन्ह निश्चित किए गए। उन ध्वनि चिन्हों को हम क्या नाम देते हैं? आपने ध्यान रखना है, जब हम चिन्ह लिखते हैं तो पहले चिन्ह लिखा जाता था, न आधा आता था, ह पूरा आता था। अब ये शब्द चेंज हो गया है, अब शब्द ऐसे लिखा जाता है। पहले लिखा जाता था ऐसे। अब ये ऐसे नहीं लिखा जाता, अब इसको ऐसे लिखा जाता है, चिन्ह। तो भाषा को लिखित रूप देने के लिए क्या किया गया? कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित किए गए। इन ध्वनि चिन्हों को क्या नाम दिया जाता है? जो ध्वनि चिन्ह निश्चित किए गए, ये ध्वनि चिन्ह कहलाते हैं लिपि। इन्हें कहा जाता है लिपि। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ये ध्वनि चिन्ह वर्ण क्या लिपि है तो वर्ण क्या है? वर्ण और लिपि में क्या अंतर है? वर्ण क्या है? वर्ण है ध्वनियां। वर्ण है ध्वनियां जो हमारे मुख से निकलती हैं, वो वर्ण है ध्वनियां। और इन ध्वनियों को जिस रूप में लिखा जाता है वो क्या है? लिपि। इन ध्वनियों को जो लिखने का ढंग है या जो चिन्ह है इसके लिए बनाए गए, वो है लिपि। तो वर्ण और लिपि का अंतर, वर्ण है ध्वनियां और लिपि है इन वर्णों को लिखने का ढंग। अगला प्रश्न आता है, हिंदी के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? हिंदी लिखने के लिए हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि है देवनागरी। हिंदी की लिपि है देवनागरी। अब क्वेश्चन है कि देवनागरी का विकास कहाँ से हुआ है? तो देवनागरी का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से। आगे आपको पूछा जाता है ब्राह्मी लिपि की शाखाएं, तो ब्राह्मी लिपि की कौन सी शाखा से? ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से विकसित हुई देवनागरी लिपि 9वीं शताब्दी में। देवनागरी लिपि कहाँ से विकसित हुई है? ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से 9वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि विकसित हुई। और देवनागरी का प्रयोग किया जाता है, देवनागरी का प्रयोग किया जाता है हिंदी लिखने के लिए। अब क्वेश्चन है कि अब देवनागरी का प्रयोग हिंदी लिखने के लिए होता है, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन आता है कि क्या देवनागरी लिपि में केवल हिंदी ही लिखी जाती है या देवनागरी लिपि में अन्य भाषाएं भी लिखी जाती हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली मुख्य भाषाएं क्या हो गई? हिंदी, संस्कृत, मराठी। ये 3 मेन लैंग्वेज आपने याद रखनी है, हिंदी, संस्कृत, मराठी। उसके बाद हमारी जो आ जाती है नेपाली, भोजपुरी, और मराठी से विकसित हुई कोंकणी, हमारी आ गई मैथिली, ब्रज, अवधी आदि। ये भाषाएं लिखी जाती हैं देवनागरी में। अब कुछ ऐसी लिपि हैं जो मिलती हैं, हमें देखने में लगता है कि वो देवनागरी जैसी हैं पर हमसे पढ़ी नहीं जाती। उसका कारण क्या है? वो देखने में लगती देवनागरी जैसे हैं पर वो देवनागरी नहीं है। अब आप कैसे पहचान करोगे कि वो देवनागरी नहीं है? देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी पहचान है शिरोरेखा। ये जो रेखा हम व्यंजनों के ऊपर लगाते हैं ये कहलाती है शिरोरेखा। और देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी पहचान है कि उसके ऊपर शिरोरेखा हमेशा
लगी हुई होगी, जो ये इसको अन्य लिपियों से अलग दिखाती है। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा और बोली में क्या अंतर है? अब कहते हैं कि हम कहते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, हमारी राजभाषा हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। पर जैसे आप सब जानते हो कि जिस हिंदी जिस रूप में हम स्कूल में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, वो हमारे घरों में नहीं बोली जाती। हम बोलते हैं पर उसमें क्या होता है, कई प्रकार के शब्द हम मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, बोली। तो भाषा क्या है? भाषा विस्तृत है, यानी जो भाषा समाचार पत्रों में, किताबों में, सरकारी कामकाज के लिए कहीं भी प्रयोग की जाती है, वो सब पूरे भारत में एक रूप में प्रयोग की जाती है। वो इसलिए इसे क्या कहते हैं, विस्तृत रूप और लिखित रूप। ठीक है? और ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, व्याकरण के नियमों का पालन करते हैं। व्याकरण के नियम इस पर लागू होते हैं, यानी हम भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग करते हैं। और बोली क्या है? बोली है भाषा का स्थानीय और सीमित रूप। मतलब ये कुछ ही क्षेत्र में बोली जाती है। हर गांव में, हर कोस पर बोल देते हैं कि बोली बदल गई, क्योंकि वो भाषा का शुद्ध रूप नहीं है और इसमें व्याकरण के नियमों का पालन नहीं होता। इसमें व्याकरण के नियमों का पालन नहीं होता और इसका प्रयोग केवल बोलचाल के लिए होता है। इसका प्रयोग केवल बोलचाल के लिए होता है। और भाषा में हम सारे काम करते हैं, जितने भी हमारे प्रमुख कार्य हैं, जैसे हमारे हो गए प्रशासनिक कार्य है ना, शिक्षण कार्य, ये सारे किस में होते हैं। उसके बाद क्या है, इतिहास लेखन, साहित्य लेखन, इन सब का के लिए प्रयोग किया जाता है भाषा का। तो भाषा क्या है, लिखित विस्तृत रूप, व्याकरण के नियमों का पालन, और प्रशासनिक, शैक्षणिक, इतिहास, साहित्य लेखन के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और बोली क्या है, स्थानीय और सीमित रूप है, व्याकरण के नियमों का पालन नहीं होता और केवल बोलचाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो भाषा का एक और रूप है जिसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं उपभाषा। उपभाषा क्या है, जब कोई बोली अपने क्षेत्र से निकलकर प्रसिद्ध हो गई, मतलब दूर दूर तक उसका प्रचार प्रसार हो गया और उसका प्रयोग किसके लिए प्रयोग होने लगा, साहित्य लेखन के लिए। जब कोई बोली साहित्य लेखन के लिए, ठीक है, जब कोई बोली या जब किसी बोली का प्रयोग किसके लिए होता है, साहित्य लेखन के लिए प्रयोग की जाती है, तो फिर उसमें क्या किया जाता है, उसमें फिर हम भाषा के नियमों का पालन करते हैं। तो जब किसी बोली का प्रयोग साहित्य लेखन के लिए प्रयोग करने लगे हैं तो वो भाषा के निकट हो गई, उसमें हम लोग व्याकरण के नियमों का पालन करने लगे और फिर वो बोली क्या कहलाई, उपभाषा कहलाई। जैसे ब्रज और अवधि, जैसे ब्रज और अवधि। ठीक है? अब ब्रज भाषा के लेखक कौन थे, सूरदास जी, और अवधी भाषा के लेखक तुलसीदास जी। ठीक है? सूरदास जी की रचनाएं क्या हैं, सूरजाकर जी की प्रमुख रचनाएं सूरसागर। ये आपको एक प्रश्न बुक से रिलेटेड जरूर आता है, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम्स में, मास्टर कैडर के एग्जाम में, DA-SSB का एग्जाम है, इन सब में जब हिंदी आती है तो ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ब्रजभाषा के सूरदास जी, उनकी सूरसागर,
साहित्य लहरी, सूर सारावली। और तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना, जो ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना आती है रामचरितमानस। रामचरितमानस, ठीक है। और रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। रामायण का अवधी में लिखा गया रूप रामचरितमानस, जिसके लेखक हैं तुलसीदास जी। अब क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत क्या है? बहुभाषी देश है और भिन्न भिन्न भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। तो आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रबंध किए हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है। और संविधान का भाग है 17वां, जिसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अर्थात अगर आपको प्रश्न आता है कि कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं या हमारी आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, तो हमारी आधिकारिक भाषाएं हैं 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के मूल रूप में, मूल रूप अर्थात जब हमारा संविधान पास हुआ 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पास हुआ, तब हमने कितनी भाषाओं को स्वीकार किया गया था? तो संविधान के मूल रूप में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, ठीक है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 14 भाषाओं को मान्यता दी गई। ये 14 भाषाएं थी हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगाली, बांग्ला कुछ भी लिखेंगे हम, बंगाली, उसके बाद असमी, उड़िया, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। ये 14 भाषाएं जो थी हमारे संविधान के मूल रूप में शामिल की गई। फिर धीरे धीरे हमारी भाषाएं बढ़ती गई। फिर आई हमारी ये क्वेश्चन जो ज़्यादातर आता है, पहले तो आपका क्वेश्चन आता है कि संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता है। पहला प्रश्न 22 भाषाओं को मान्यता है। दूसरा क्वेश्चन, संविधान के मूल रूप में कितनी भाषाएं थी? संविधान के मूल रूप में 14 भाषाएं थी। तीसरा प्रश्न आता है 15वीं भाषा के रूप में कौन सी भाषा स्वीकार की गई? तो 15वीं भाषा के रूप में हमने स्वीकार किया सिंधी को। 21वां संशोधन है हमारे संविधान का, 21वां संशोधन 1967 के द्वारा, संविधान के 21वां संशोधन जो हुआ था 1967 में, उसके द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद फिर 3 भाषाओं को और मान्यता दी गई। वो 3 भाषाएं कौन सी आई? 15 + 3 हमारी भाषाएं हो गई 18।
इन भाषाओं को, जो 3 भाषाएं एक साथ आई, उसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है नमक। न से आता है नेपाली, म से आता है मणिपुरी और क से आता है कोंकणी। गोवा में बोली जाने वाली भाषा कोंकणी। ये 3 भाषाएं एक साथ आई, ठीक है। ये कौन से संशोधन में आई? 71वां संशोधन 1992 के द्वारा। और उसके बाद हमारी 4 भाषाएं और आई, जिनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है बॉडमास। बीओ से बोडो, डी से डोगरी, एमए से मैथिली और एस से संथाली। और ये आई हमारी 92वां संशोधन 2003 के द्वारा। हमारी 22 भाषाएं पूरी हुई 2003 में। उसके बाद हमारी और कोई भाषा शामिल नहीं की गई। अगर आपको तीसरा संशोधन नहीं याद रहता तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। पहला संशोधन 21वां, दूसरा संशोधन 71वां। ये 2 संशोधन है, इन दोनों को मिलाकर तीसरा संशोधन आ गया 92। ठीक है। आई होप बच्चों आपको क्लियर समझ आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप देखो।